विद्यार्थी मित्रों, भूगोल पाठ एक भूगोल एक विषय के रूप में का पार्ट 1 पहले भाग का वीडियो आपको भेजा जा चुका है। आप उसको सुने होंगे, समझे होंगे। तो उस पार्ट 1 में किन किन मुद्दों की चर्चा की गई थी? वो मुद्दे थे: भूगोल क्या है, भूगोल की विषय वस्तु क्या है, भूगोल एक विद्या शाखा के रूप में कैसे विकसित हुआ, भूगोल एक संकलित विद्या शाखा के रूप में कैसे विकसित हुआ। इन मुद्दों के बारे में चर्चा पार्ट 1 में हो चुकी है। आज हम पाठ 1 भूगोल एक विषय के रूप में का दूसरा भाग पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें भूगोल के भूपृष्ठ के अध्ययन के अभिगमों के बारे में चर्चा होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, भूगोल में जो भूपृष्ठ का अध्ययन किया जाता है उसके 2 प्रकार हैं। मतलब 2 अभिगमों से हम भूगोल के भूपृष्ठ का अध्ययन करते हैं। पहला प्रकार है क्रमबद्ध अध्ययन का अभिगम और दूसरा प्रकार है प्रादेशिक अभिगम, जिसमें पहले प्रकार में क्रमबद्ध अध्ययन का अभिगम, इसमें किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है? तो ये अभिगम सामान्य भूगोल का है और इस अभिगम के प्रवर्तक कौन थे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मन भूगोलवेत्ता थे जो इस अभिगम के प्रवर्तक हैं। कभी कभी एक बार प्रश्न आ सकता है कि क्रमबद्ध अध्ययन के अभिगम के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये इसके प्रवर्तक हैं। इस अभिगम के अनुसार भौगोलिक तत्वों को पाठों में विभाजित करके प्रत्येक पाठ का अध्ययन वैश्विक स्तर पर किया जाता है। मृदावरण, वातावरण, जीवावरण, खनिज, कृषि, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, व्यापार, ये जो अलग अलग मुद्दे हैं, इन अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रख करके भूपृष्ठ का अध्ययन किया जाता है। विश्व स्तर पर अध्ययन करने के बाद क्षेत्रीय स्वरूप में वर्गीकृत प्रकारों में भी अध्ययन किया जाता है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति मतलब कि सर्वप्रथम उसका वैश्विक स्तर पर अध्ययन करने के बाद क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों, जैसे भूमध्य प्रकार की वनस्पति, संगद्रुम प्रकार की वनस्पति, मानसूनी प्रकार की वनस्पति, विषुववृत्तीय प्रकार की वनस्पति इत्यादि जानकारी दी जाती है। तो क्रमबद्ध अध्ययन में मुख्य रूप से इन सभी समस्त चीज़ों का, इन समस्त अंशों का अध्ययन किया जाता है। ये तो हुआ क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन के अभिगम के बाद में दूसरा है प्रादेशिक अभिगम। प्रादेशिक अभिगम के प्रणेता या इसका विकास जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने किया था। पृथ्वी की अलग अलग इकाइयों में विभाजन करके एक निश्चित प्रादेशिक क्षेत्र के संदर्भ में उसकी तमाम भौगोलिक वित्तों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे विषुववृत्तीय जंगल के प्रदेश हैं, तो विषुववृत्तीय जंगल के प्रदेश में कई प्रदेशों का समावेश होता है। जैसे दक्षिण अमेरिका में अमेजन घाटी प्रदेश, अफ्रीका में कांगो नदी के घाटी प्रदेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस के द्वीप समूह, ये सब मिल करके एक प्राकृतिक प्रदेश बनते हैं जिसको हम विषुववृत्तीय जंगल के प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये एक प्रदेश की जलवायु, वनस्पति, कृषि, खनिज, प्राणी जीवन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन की इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? इसको हम प्रादेशिक अभिगम के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद प्रश्न बनता है कि क्रमबद्ध अभिगम के आधार पर भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। स्वाध्याय के प्रश्न में आपको क्वेश्चन से पूछा गया होगा कि क्रमबद्ध अभिगम के आधार पर भूगोल की शाखाएं कितनी हैं। तो क्रमबद्ध अभिगम के आधार पर भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? एक है भौतिक भूगोल,
दूसरा है मानव भूगोल, तीसरा है जैविक भूगोल, चौथा है भौगोलिक प्रविधियाँ एवं तकनीक। ये 4 भाग हैं। ठीक है। तो भौतिक भूगोल, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि भौतिक भूगोल को किन 5 उप विभागों में बांटा गया है। तो भौतिक भूगोल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है भूस्वरूप विज्ञान, दूसरा है मौसम विज्ञान जिसे हम जलवायु विज्ञान भी कहते हैं, तीसरा है समुद्र विज्ञान, चौथा है भू विज्ञान और पांचवा है जल विज्ञान। विद्यार्थी मित्रों, ये भौतिक भूगोल के 5 विभाग हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इन सब में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है। जैसे पहला भूस्वरूप विज्ञान जो है, तो भूस्वरूप विज्ञान में पृथ्वी की सतह पर का भूस्वरूप कैसा है, उसका वितरण कैसा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई एवं उसके प्रकार कैसे हैं, ये सब के बारे में हमको जानकारी भूस्वरूप विज्ञान के अंतर्गत प्राप्त होती है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, जंगल, ये सब चीज़ें। दूसरा जलवायु विज्ञान है। तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वातावरण के स्तर कितने हैं, कौन कौन सी ऋतुएँ हैं, जलवायु के घटक तत्व जैसे तापमान, हवा का दबाव, पवन, बरसात, बादल, चक्रवात, स्थानीय पवने आदि का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत होता है। समुद्र विज्ञान में महासागरों की उत्पत्ति, समुद्र की लहरें, महासागरों की गहराई, उनके स्थान, महासागरों के प्रवाह, समुद्र तल का भूपृष्ठ, समुद्र जल की क्षारता तथा इसके अतिरिक्त मानव जीवन पर महासागरों के प्रभाव का अध्ययन भी होता है। किसके अंतर्गत? समुद्र विज्ञान में। इसके बाद भू विज्ञान है। तो भू विज्ञान में जमीन का प्रकार कैसा है, जमीन का निर्माण कैसे हुआ, जमीन का वितरण कैसा है और उसके लक्षणों और उनकी उपयोगिता का अध्ययन किसके अंतर्गत? भू विज्ञान के अंतर्गत होता है। पांचवा है जल विज्ञान। तो जल विज्ञान के अंतर्गत महासागरों, सागरों, नदियों, सरोवरों इत्यादि जल राशि की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ये हुए भौतिक भूगोल के 5 विभाग। कौन कौन से? भूस्वरूप विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू विज्ञान और जल विज्ञान। भौतिक भूगोल के बाद में दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल, इस भूगोल के अंतर्गत इसमें प्रकृति और मानव के बीच में जो पारस्परिक संबंध हैं, उन संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में होता है। जैसे प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों के कारण गांव, कस्बा, शहर, देश, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग, आवासीय क्षेत्र जैसे जो सांस्कृतिक लक्षण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके वितरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। कहने का मतलब कि सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या विषय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, शहरी भूगोल, आर्थिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, कृषि भूगोल, व्यापार और परिवहन भूगोल एवं राजकीय भूगोल, ये जो हैं मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं। अब यहाँ विद्यार्थी मित्रों प्रश्न बनता है कि मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो मानव विकास में अवरोध डालने वाले कुछ भौगोलिक परिबल होते हैं और जो भौगोलिक समस्याएं होती हैं उनके बारे में भी जानकारी हमें मानव भूगोल के द्वारा प्राप्त होती है। विडाल डी लाप्लास के मतानुसार कि मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक विषयों तथा पृथ्वी पर विकास करने वाले सजीवों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान, संयुक्त ज्ञान शामिल है। इसके बाद कुमारी एलन सेम्पल ने जो मानव भूगोल की व्याख्या दी है, वो क्या व्याख्या दी है कि प्रवृत्तिशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के पारस्परिक बदलते संबंधों का अध्ययन अर्थात मानव भूगोल। मानव भूगोल में केंद्र बिंदु में मानव को रखा गया है। जितने हैं जैसे पर उसके आसपास जो प्राकृतिक पर्यावरण है और मानव है, उन दोनों के पारस्परिक आंतरिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल में होता है। लेकिन मानव भूगोल में केंद्र स्थान पर किसको रखा गया है? मानव को। अगला है जैविक भूगोल। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर संबंधों में से किसका जन्म होता है? जैविक भूगोल का। प्राणी भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल एवं पर्यावरण भूगोल, ये जैविक भूगोल की शाखाएं हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि जैविक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है प्राणी भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल एवं पर्यावरण भूगोल।
प्राणी भूगोल जो है वो विभिन्न प्रकार के प्राणियों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों के वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वनस्पति भूगोल में जंगलों और वहाँ के विभिन्न वनस्पतियों, घासों, भूमि के प्रकार, उनके वितरण की सूचना प्रदान करता है। इस प्रकार मानव और प्रकृति के बीच जो परिवर्तनशील संबंध हैं, जो बदलते संबंध हैं, प्रकृति की मानव जीवन पर पड़ने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रभाव हैं, उनके निवास स्थान हैं, उनके क्षेत्र हैं, विकास है, वर्गीकरण है तथा उनके वितरण का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं, भूमि प्रदूषण के प्रकार तथा पर्यावरणीय संरक्षण, सजीव पर्यावरण की गुणवत्ता, मानव कल्याण के प्रभावों की सूचना पारिस्थितिकी पर्यावरण भूगोल प्रदान करता है। ये हुआ जैविक भूगोल। चौथा है भौगोलिक प्रविधियाँ एवं तकनीक। विद्यार्थी मित्रों, आज का युग तकनीक का युग है। भौगोलिक प्रविधियाँ एवं तकनीक के अंतर्गत कई उपशाखाओं का समावेश किया गया है, जिसमें है क्षेत्रीय अध्ययन, मानचित्रों का निर्माण एवं कंप्यूटर पर आधारित नक्शा निर्माण, मात्रात्मक भूगोल और विशेष इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो हैं भौगोलिक प्रविधियाँ तकनीक के अंतर्गत आती हैं। इन समस्त तकनीकों का आज बड़े पैमाने पर भूगोल में उपयोग हो रहा है। ये तो आपने देखा क्रमबद्ध अध्ययन के बारे में। अब दूसरा अभिगम है प्रादेशिक अभिगम। प्रादेशिक अभिगम मतलब इसको हम रीजनल अप्रोच बोलते हैं। तो प्रादेशिक अभिगम की प्रमुख उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ प्रश्न बनता है कि प्रादेशिक अभिगम की कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं हैं। तो प्रादेशिक अध्ययन में प्रादेशिक अध्ययन मतलब किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वहाँ की प्राप्त जानकारियों का प्रादेशिक विश्लेषण करना, उस क्षेत्र के प्रादेशिक विकास के लिए प्रयास करना और प्रादेशिक आयोजन मतलब उस विकास हेतु, प्रादेशिक विकास हेतु जो हम प्लानिंग करते हैं उसे हम प्रादेशिक आयोजन के नाम से जानते हैं। ये भूगोल के अध्ययन के दो अभिगम हो गए, क्रमबद्ध अध्ययन और प्रादेशिक अभिगम अध्ययन। अगला पॉइंट है भूगोल का महत्व। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न बनता है कि आधुनिक युग में भूगोल का ज्ञान क्यों आवश्यक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भूगोल का महत्व क्या है, हम भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस मुद्दे के अंतर्गत मिलेगा। स्वाध्याय में आपके प्रश्न मिलेगा कि भूगोल का आधुनिक युग में भूगोल का ज्ञान अनिवार्य है। विद्यार्थी मित्रों, व्यक्ति निर्माण के लिए अथवा व्यक्ति के सशस्त्रीकरण के लिए भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। जिसे खेती, व्यापार, परिवहन, उद्योगों की स्थापना, उनके विकास की जानकारी आदि की जानकारी हमें भूगोल के ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। मानव जीवन के विविध पहलुओं को अगर हमें समझना है, मानव समाज के सांस्कृतिक विरासतों का हमें पृथक्करण करना है, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है और वर्तमान जो वैश्विक समस्याएं हैं उन वैश्विक समस्याओं को हल करने के उपाय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है, तो ये जानकारी हमें भूगोल के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है कि व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित हो। अंतर्राष्ट्रीय समझ, विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न हो। विश्व बंधुत्व मतलब अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत सम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। विश्व बंधुत्व की, भाईचारे की भावना उत्पन्न हो, राष्ट्र के लिए प्रेम की भावना हो, राष्ट्रीय गुणों का विकास हो और इन मूल्यों के संवर्धन एवं विकास के लिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है, अर्थात भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या को यदि हमें हल करना है तो उसके लिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। प्रत्येक विषय के अध्ययन के पीछे कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। भूगोल एक गतिशील विषय है। भूगोल की विषय वस्तु का विकास वैज्ञानिक आधार पर किया गया है। भूगोल के अध्ययन से अपने अंदर क्षमताओं एवं कौशलों का हम विकास करते हैं। पर्यटन, प्रदर्शन, बातचीत समझ सकते हैं, पत्र मैत्री रखने की समझ प्राप्त होती है। ये सब भूगोल के ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। अगला महत्व है कि नक्शा वाचन, नक्शे की जानकारी प्राप्त करना, नक्शे का अध्ययन करना, नक्शा पूर्ति, वर्षा का मापन, तापमान का मापन, भूकंप की तीव्रता का मापन, हवा के दबाव का मापन इत्यादि प्रकार की क्षमताओं के विकास में भूगोल लकड़ी के टेके की तरह
अपनी भूमिका अदा करता है, तब भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों के विषय से अपने में स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न होता है एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की समझ पैदा करता है। आज जिस पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का बेरोकटोक उपयोग हो रहा है, उसका विवेकपूर्ण उपयोग कैसे किया जाए, इसकी जानकारी हमें भूगोल के द्वारा प्राप्त होती है। मृदावरण, वातावरण, जलावरण, जीवावरण संबंधी जो विशेषताएं हैं और जो विविधताएं पाई जाती हैं, इन सब की जानकारी हमें भूगोल के अध्ययन से प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति की स्वयं की स्वाभाविक जिज्ञासा वृत्ति भी संतुष्ट होती है। भूगोल में विविध प्रकार के नक्शे, पृथ्वी के गोलाकार एवं प्राकृतिक तथा भौतिक तत्वों के निरीक्षण की कला व्यक्ति में विकसित होती है। भौगोलिक घटनाओं के कार्य कारण संबंध की जानकारी हमें भूगोल के अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। व्यापार, संरक्षण, प्रवास, उद्योग, खेती एवं पशुपालन के लिए भूगोल का ज्ञान व्यवहारिक रूप से जरूरी है। सामाजिक रीति रिवाजों की पश्चात भूमिका में भूगोल मुख्य रूप से होता है। इन सब की जानकारी स्पष्ट रूप से हमें भूगोल के अध्ययन से ही प्राप्त होती है। भौतिक भूगोल के अध्ययन के द्वारा मानव आर्थिक प्रवृत्तियाँ, सिद्धियाँ एवं निष्फलताओं को जान सकते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएँ हैं, प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, भूस्खलन, तूफान, बाढ़ या अकाल के साथ पर्यावरण सुरक्षा एवं संबंधन संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन हमें भूगोल के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। कुछ वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे ऊर्जा और जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी आवश्यक ज्ञान भूगोल के अध्ययन के बिना अधूरा है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं वनस्पतियों का घटता हुआ प्रमाण, गरीबी, आतंकवाद जैसे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का निराकरण या इन्हें हल करने में भूगोल का ज्ञान आवश्यक होता है। वसुधैव कुटुंबकम, अभी हमने बताया था कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति हैं उनके लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान है, और ऐसी भावना भूगोल के अध्ययन के द्वारा ही चरितार्थ होती है। व्यक्ति में सूक्ष्म अवलोकन करने की, निष्कर्ष निकालने की, निर्णय लेने की, योग्य अभिप्राय लेने की जो मानसिक शक्तियों का विकास होता है, वो भूगोल के अध्ययन के द्वारा सरल बन जाता है। इसलिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। भूगोल प्रत्येक नागरिक को विश्व नागरिक बनाता है। जो राष्ट्रीय समस्याओं की समझ और उनके निर्णय में नागरिक अपना योगदान दे सके, इसके लिए भूगोल का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी मित्रों, इन मुद्दों में हमने भूगोल का महत्व क्या है, इसके बारे में लास्ट में भी चर्चा की है। इसके बाद स्वाध्याय के कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसका आपको अलग से नोट में उसके सारे उत्तर व्यवस्थित ढंग से लिखने हैं। धन्यवाद।